प्रोविंशियल असेंबली के स्पीकर को ने अरेस्ट किया है। मंगी साहब हैं, सिंध से लाए हैं, जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। हमेशा हर दौर में अपनों ने ही दगा की। हमारा पूरी जमहूरी निज़ाम पे एक खौफनाक हमला। जब मैं पाकिस्तान वापस जाता हूँ, मैं मुल्क के अवाम के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाइट पेपर पेश करूँ। कल आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ ले ऑफिस में जाके, झूठे केस बना के पकड़ के दिखा दो कि सिंध के लोगों को जीने का हक नहीं देंगे। यही अमल हर शख्स के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लीडरान के साथ हो रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब करप्शन के जिन है, उनकी जान मुख्तलिफ तोतों में है। उसमें आगा सिराज दुरानी साहब भी हैं, उसमें डॉक्टर आसिम साहब भी हैं, उसमें शर्जील मेमन साहब भी हैं, उसमें मुजफ्फर टप्पी साहब भी हैं, उसमें उज़ैर बलूच साहब भी हैं, और एक तोती भी है एयान अली। आप अगर इस्लामाबाद से कराची और कराची से पेशावर और पेशावर से आप कोयटा तक आप देखें तो एहतसाब का अमल जो है वो बड़ा शफाफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब आगा सिराज दुरानी साहब बल्दियात के मिनिस्टर थे, उस दौर का भी हिसाब लिया जाए, और उसके साथ साथ जो ये सिंध असेंबली की तामीरात के अंदर मामलात रहे, हम चाहेंगे नैब उसकी भी तहकीकात करे। फेडरेटिंग यूनिट्स में से एक यूनिट के स्पीकर को बगैर इल्जामात के, बगैर सबूत के, बगैर वजह के गिरफ्तार किया जाए तो फिर इस पर एहतजाज लाजिम होता है। मैं हूं हैदर वहीद एंड वेलकम टू एजेंडा 360। आज हम सऊदी वली अहद के दौरे के हवाले से बात करेंगे, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे उस टॉपिक के साथ जिस पे काफ़ी बात होती चली है, लेकिन एक नई कड़ी, आगा सिराज दुरानी साहब का अरेस्ट, जो कि स्पीकर सिंध असेंबली थे, और फिर हमने आगे देखा कि अपोजिशन इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक नया बाब रकम करने के हवाले से बात कर रही है, और जबकि हुकूमत कहती है कि साफ़ और शफाफ एहतसाब का जो अमल है वो अब कोने कोने तक इस मुल्क में फैल रहा है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं फ़ारूक हबीब साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA हैं, तलाल चौधरी साहब जो कि PML नून के बहुत सीनियर लीडर हैं, और चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन करेंगे। तलाल चौधरी साहब, अगर पहले मैं आपसे पूछ सकूँ सर, ज़ाहिर है कि ये सारा अमल अगर कहीं शुरू हुआ था तो आपके लीडर नवाज़ शरीफ साहब से शुरू हुआ था, और फिर हमने आगे देखा किस तरह से लीडिंग अप टू दी इलेक्शंस उनका अरेस्ट होता है, मरियम नवाज़ साहिबा का अरेस्ट होता है, फिर इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और हमने देखा कि आपकी पार्टी जो है उसको पहले निशाने पे लाया गया, और अब जो है पीपल्स पार्टी की बारी नज़र आती है। आप सर किस तरह देखते हैं आगा सिराज दुरानी साहब के अरेस्ट को? आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखते हैं या आप देखते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि एहतसाब तो होना चाहिए, इस पे तो असूली तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, मगर हमारा इतराज़ सिर्फ एक है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ को सबसे पहले इससे गुजारा गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जैसे ही कोई इंतखाब करीब आता है, जैसे ही कभी कोई हमने कंट्रोल्ड किस्म की कोई हुकूमत बनानी होती है, तो फिर हम इंतखाबात के करीब हम सर्टिफिकेट बांटते हैं तौहीन रसालत का, तौहीन मज़हब का, गद्दारी का, और एक करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो पीछे अगर आप देखेंगे 19 तारीख पढ़ें तो 50s में भी इसी एजेंडे पर कई हुकूमतों को उल्टाया गया और इसी एजेंडे पर फिर कई हुकूमतों को बनाया गया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बड़ा कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये सब हर टाइम चलता रहना चाहिए। मगर बात ये जो हमें एतराज़ है वो सिर्फ एक है कि एक स्टैंडर्ड पर आप एहतसाब कर लें, वो कोई भी स्टैंडर्ड रख लें। मैं उसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपने इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तार करना है तो सबको कर लें, अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे करना है तो सबको कर लें, अगर आपने दोनों को नहीं करना, किसी को रेफरेंस के बाद गिरफ्तार करना है तो वो सबके लिए एक जैसा असूल बना दें। मगर ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी के लिए कोई असूल और किसी के लिए कोई असूल बनाए, दोहरा नहीं, तेरे तेरे मेयार हों। और उमूमन आप अगर देख लें तो सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो हुकूमती पार्टी के लोगों के पास हैं, क्योंकि 2002 वाली असेंबली भी इसी तरह हुकूमत बनी थी, एक एहतसाब के नाम पर एक पेट्रियाट और दूसरी बना दी गई थी। अब भी इसी तरह डरा कर, धमका कर और लोगों को जी, आपकी बात सही है कि लीडिंग अप टू द इलेक्शंस ऐसा होता आया है,
लेकिन अब इलेक्शंस के बाद आपकी तो हुकूमतें ना आ पाई पंजाब में, वफाक में, अब जिस भी तरह ये हो सका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में आ गई। तो अब पीपल्स पार्टी को निशाने पे जो लाया जा रहा है, ये एहतसाब के अमल को फिर मज़ीद वसी बनाने की बात है या फिर उनकी सिंध हुकूमत पे नज़रें हैं, जिस तरह से वो कहते हैं 18वीं तरमीम पे नज़र है कोई, यानी कि पसे पर्दा कोई और वजह नज़र आती है? अगर हम अब आगा सिराज दुरानी और पीपल्स पार्टी के एहतसाब की अभी बात कर सकें। पर देखिए, मैं वही उसी तरफ ही आ रहा था, बल्कि आपके अपने सवाल में ये जवाब भी मौजूद है। एहतसाब का देखना ये होता है कि क्या इसके बाद जो आने वाले इवेंट्स हैं उससे पता चल जाता है, और आपने इलेक्शन से पहले एहतसाब देखा, उससे आपको बड़ा क्लियर पता चला कि उसका मकसद क्या था। अभी आप अगर देखें तो पंजाब में एक गिरफ्तारी जो है वो अलीम खान की हुई है। अब अलीम खान की पोजीशन ये है कि उनकी अपनी पार्टी हुकूमत में है, उनका अपना लीडर जो कि सबसे बड़ा एहतसाब का प्रधान बना हुआ है। भाई आप क्लियर हो ना, आपको चाहिए था कि अगर वो चोर और डाकू है तो कहें कि ये चोर और डाकू है, तो फिर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका सीनियर वजीर क्यों था, आपका सीनियर रहनुमा क्यों था, आपने क्यों उसको रखा, आपने उसके पैसे से घर के किचन से लेकर पार्टी तक सब कुछ चलाया, क्यों चलाई, और अगर उस पर वो ठीक है तो उसके पीछे खड़े हो अखलाकी तौर पर। यानी पैसे पूसे खा के, कभी अलीम खान के कभी जहांगीर तरीन के, आप आराम से घर में बैठ जाए। और इसका मकसद क्या है कि बुजदार की हुकूमत किसी तरह अगर वो जो गिर रही थी उससे अगर रास्ते में लगता ये है कि उसको रास्ते से हटाना था। अब दूसरी साइड पर सिंध आ गया। अगर सिंध में पहली एक अटेम्प्ट हुई, उसमें देखा कि 17 से 18 लोग इनके पास नहीं है, इन्होंने देखा कि हमें कामयाबी नहीं मिली। अब फिर ये चेमा गोइयां हैं पूरा, अगर इस्लामाबाद देखें कि जी मार्च जाएगी, और अगर ये फिर इसीलिए किया जा रहा है तो आने वाले 2 महीने में, 1.5 महीने में पता चल जाएगा। मगर ये ना सबको शक हो, अगर स्टैंडर्ड एक हो, यानी स्पीकर पंजाब असेंबली पे इससे ज्यादा संगीन इल्जामात है, क्या फिर सिंध के लोग बजाक कहते हैं कि वो फिर क्यों ना सोचें कि सिंधियों के साथ ज्यादती होती है? फिर इसी तरह जो सिंध अब सीएम सिंध है उसका नाम आप ईसीएल में डाल दें, आप ईसीएल में डाल दें मियां शहबाज शरीफ जिनकी अब हाई कोर्ट से जमानत हुई है, आप अपने सीएम जो के केपी हैं उसका नाम आप ईसीएल पे ना डालें। आप एक जैसा स्टैंडर्ड क्यों नहीं रखते? एहतसाब करें, स्टैंडर्ड एक कर लें प्लीज, एक स्टैंडर्ड के साथ करें, हमें कोई इतराज नहीं। पहला सवाल फिर आपसे यही है तलाल साहब का कि एक स्टैंडर्ड पे एहतसाब हो ताकि साफ और शफाफ लगे और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना लगे। लिहाजा अगर आप इंक्वायरी स्टेज पे सबको अरेस्ट करना चाहते हैं तो फिर सबको करें, और अगर आप डिफरेंट स्टेजेस पे करते हैं तो वो कानून यकसा होना चाहिए सबके लिए। और अगर एक स्पीकर सिंध असम्बली को करते हैं तो फिर बाकी जो स्पीकर्स हैं बाकी असम्बलियों में उन पे भी संगीन इल्ज़ामात हैं, उनको क्यों नहीं करते? इससे नज़र ये आता है जैसे कि दोहरा मयार है और शायद एहतसाब के पीछे नियत कुछ और है। हो सकता है कि इनकी नज़र में जो है इनको ऐसा लगता हो, लेकिन मैंने तो ये चीज़ देखनी है कि आपने ये कहा कि ये जो एहतसाब का सिलसिला है ये नवाज शरीफ से शुरू हुआ, तो हजूर ज़रा इसको दुरुस्त कर लें। ये एहतसाब का सिलसिला नवाज शरीफ से शुरू नहीं हुआ, बल्कि जब नवाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे तो डॉक्टर आसिम हसैन जो कि 457 अरब रुपए की जो करप्शन है जो कि जरदारी साहब के दस्ते राज थे उनसे शुरू हुआ। और उस वक्त जो है नून लीग की हुकूमत थी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, पंजाब में शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, और उस वक्त भी सिंध के अंदर इनकी हुकूमत थी। उसी वक्त के अंदर जो है वो शहीद अनाम मेमन के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का आगाज़ हुआ। उसी वक्त जो है वो बलोचिस्तान के एक सेक्रेटरी के खिलाफ भी जो है वो आगाज़ हुआ। तो देखना यह है कि क्या उस वक्त जो है ये एहतसाब, उस वक्त क्या ये दुरुस्त एहतसाब नहीं था, या उस वक्त ये को सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे थे? आपका एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है फारूक साहब। नहीं, आपकी बात मैं पूरी होने दूंगा, बात मुकम्मल करने दें। जी जी बोलिए। मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, फिर आप जरूर किसी और से भी बात कीजिएगा। देखें, मामला ये है कि हमने किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो मामलात नहीं चल सकते। जो एहतसाब के कवानीन हैं, जो नैब एक्ट है वो क्या कहता है? नैब एक्ट अगर पावर देता है चेयरमैन को किसी शख्स को भी किसी स्टेज पर किसी मौके के ऊपर गिरफ्तार कर सकता है। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, नून लीग की हुकूमत रही, उस वक्त जो है ये आंखें बंद करके बैठे रहे। उस वक्त इनको ये काला कानून नजर नहीं आया, क्योंकि उस वक्त जो है नैब नो एक्शन ब्यूरो बना हुआ था और हुक्म का दौर था, कार्रवाई हो नहीं रही थी। ठीक है, अब गुजारिश सुन लेना, पड़ी हुई थी, अरेस्ट नहीं इफेक्ट किया जा रहा था, तो ये एकदम से देखें, गुजारिश सुन लेना। देखें, आप मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दे रहे, मैं आपकी बात तसल्ली से सुनूंगा, आप जितने मर्जी सवालात करें। उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि जो चेयरमैन नैब की तैनाती हुई है
अपोजिशन में पीपल्स पार्टी थी, हुकूमत में मुस्लिम लीग नून थी, मिल के चेयरमैन नैब को इन्होंने लगाया। अब मामला ये है कि मियां नवाज, देखें गुजारिश सुन लेना, मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनका रेफरेंस भी दाखिल हुआ और रेफरेंस के बाद उनको नैब अदालत से जो है सजा हुई, उस अरसे के दौरान वो भी गिरफ्तार नहीं हुए। इसी तरह जो है ये कहते थे कि जनाब हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, अलीम खान को पकड़े, उसको पकड़े। अलीम खान को गिरफ्तार अगर हुए तो उसके बाद जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी। हमने नहीं कहा इंतकामी कार्रवाई हो रही है और अलीम खान ने ग्रेसफुली रिजाइन भी दिया। अलीम खान की कुर्बानी ना दे देंगे एक नवाज शरीफ के लिए? आप इससे बराबरी कहते हैं? सर ये ऐसी बात नहीं है। देखें गुजारिश सुने, देखें गुजारिश सुने, ये हरगिज ऐसा तासुर आप देने की कोशिश ना करें। मामला ये है कि हम ये चाहते हैं और पाकिस्तान की आवाम ये चाहते हैं कि एहतसाब का अमल जो है वो आगे बढ़े। जिस किसी ने भी मुल्क को लूटा है अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो। ना तो नैब जो है वो हमारे ताबे है, ना नैब के ये कवानीन हमने बनाए हुए हैं और ना ही ये कार्रवाई का आगाज हमने शुरू किया। मैंने डॉक्टर आसिम के हवाला आपको पहले दे चुका हूं। ये तो बात ये जो रोना धोना है, ये जो रोना धोना है, इसको बंद करें। आपकी इजाज़त से यही तलाल साहब, देखें जब आपकी हुकूमत थी तो एक उस वक्त जो है ना एक इंडिकेशन आ गई थी, जब डॉक्टर आसिम के साथ और शर्जील मेमन के साथ ये मामला शुरू हुआ तो एक तासुर था कि शायद ये आपकी हुकूमत के अलावा कुछ शायद इस्टेब्लिशमेंट एक्शन ले रही है या ये आप कर रहे हैं नहीं कर रहे, एक अभाम था। आपकी गवर्नमेंट के दौरान जो चीज़ शुरू हुई वही फिर आगे चलते चलते यहाँ पहुँची है। आपने उस वक्त इस हवाले से कुछ किया नहीं कि नैब के कवानीन आप बदलते, नैब के चेयरमैन में रद्दो बदल होती, तो उस वक्त आपने वेट एंड सी रखा और जब तक आप फिर निशाने पे नहीं आए। तो ये चीज़ शुरू आपकी हुकूमत से ही हुई है कह रहे हैं फारूक साहब। देखिए बात यह है कि अगर ये हमारी हुकूमत से शुरू हुई, अगर कोई चीज़ अगर हम ठीक नहीं कर सके या हमारे से कोई गलती हुई तो क्या वो गलती चलती रहेगी? क्या वो उसी तरह हम उसे आगे लेकर चलेंगे? और बात ये है कि अगर ये मैं तो एक बात कह रहा हूँ ना, उसके बाद कुछ लोगों के तो एहतसाब हो गया लेकिन जिन लोगों ने पीटीआई ज्वाइन कर ली उनका एहतसाब बंद हो गया। अब बात यह है हम चाहते हैं एक जैसा स्टैंडर्ड करके आप एहतसाब कर लें। आपको बड़ा एतराज़ था कि शहबाज शरीफ साहब को तो जी मिनिस्टर इनक्लेव में रखा हुआ है, आप परवेज़ खटक को भी रख लें, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद कर लें, KPK के सीएम को सीएम हाउस में बेशक बंद कर लें, बल्कि 4 5 7 मुलाजिम भी दें उसे साथ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप असेंबली को गिरफ्तार करेंगे। तलाल साहब ये बता दें, डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन का जो आपकी हुकूमत के अंडर शुरू हुआ, ये आपकी हुकूमत, आपकी आपकी नैब थी या कुछ जिस तरह कहते हैं कि जहाँ से ये मामलात होते हैं वहीं से हो रहे थे? देखिए गुजारिश ये है कि आप इसमें बहुत सारी बातें, अगर मैं कहूँ कि ये कहीं से नहीं होते तो ये भी गलत होगा और मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हमें सीख लेना चाहिए। हमें को हर चीज़ से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बेहतरी के लिए सीख लेना चाहिए। हमें ये खेल बार बार नहीं खेलना चाहिए कि वो आदमी जो मकबूल हो उसको आप किसी ना किसी तरह कभी उसको आप लटका दें कातिल कह के, कभी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दें, कभी उस पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दें, कभी करप्शन का लगा दें। खुदा की गुजारिश ये है, ये सीखी 3 दफ़ा के बाद सीखी। आप सीख गए थे, मैं मानता हूँ कि आप सीख गए थे। अब ये कह रहे हैं भाई हमें भी तो कुछ बारियां लेने दो सीखने से पहले। अब देखें ना, जब शुरू में मियाँ साहब आए थे और वो IGI बनी थी और जिस तरह से वो आए थे, खान साहब तो उधर खड़े ना, तो शायद इनको भी कुछ टाइम चाहिए सीखने के लिए। मेरा ख्याल है जी, देखिए एक सीखने का कोई इरादा होता है ना, एक आप सीख सकते नहीं हैं और या आप सीखना चाहते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पहला 6 महीने तो हमने गुजारे हैं चोर और डाकू के नाम पर, अगले 6 महीने हम गुजार रहे हैं किसी न किसी तरह NRO और डील के नाम पर। हम लोगों को गिरफ्तार करके मौजू वो बनाते हैं, हम मौजू ये नहीं बनाते। आप आप बड़ा अच्छे प्रोग्राम करते हैं, इकोनॉमी पे करें, पूछें इनसे कि बजट डेफिसिट कितना है, इनसे पूछें महंगाई कितनी है, इनसे पूछें बेरोजगारी कितनी बड़ी है, इनसे पूछें पाकिस्तान की इकोनॉमी में पहले इतनी हालत हुई थी, नोट कितने, असल मसाइल को छुपाते हैं ये। और ये एहतसाब का नारा अपनी नलायकी छुपाने के लिए लगाते हैं ताकि ये ना पता चले कि हम हैं कितने नालायक। फेयर क्वेश्चन फारूक साहब, आपसे मेरा यही सवाल है। ये इल्ज़ाम लगता है कि नए पाकिस्तान की बातें कम हो रही हैं और सो कॉल्ड आप पुराने पाकिस्तान से बदले ज़्यादा उतार रहे हैं।
तो भाई हमने तो आपको वोट दिया था, यानी पाकिस्तान ने, कि आप नया पाकिस्तान बनाएं। अब मेरा नहीं ख्याल लोगों को कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पुराने पाकिस्तान से। जो आपके सपोर्टर हैं वो तो नया पाकिस्तान देखना चाहते हैं, एक नई मईशत देखना चाहते हैं, जहाँ एक्सपोर्ट ज़्यादा हों, जहाँ इम्पोर्ट जो है कंट्रोल में हों, जहाँ डिवैल्यूएशन ना हो, जहाँ पे हम देखें कि इस तरह की इंस्टेबिलिटीज़ ना हो कि हमें हर एक से पैसे मांगने पड़ें। अगर सऊदी वली अहद आता है तो हमारे लिए वो एक कोई गेम चेंजर, दुनिया का कोई चेंजर नज़र आ रहा था कि एक इंसान आके हमें कुछ पैसे देने की बात कर रहा है। तो हम अपनी पॉलिसीज़ और अपनी खुद मुख्तारी जो है उससे नया पाकिस्तान बनाने जा रहे थे। यहाँ बातें बाकी हर चीज़ की हो रही हैं और आपकी आगे पॉलिसियों की और आगे आपकी परफॉर्मेंस की नहीं हो रही। देखें, बात यह है कि जो एहतसाब है ये भी एक जमहूरियत का हिस्सा है। जहाँ पर देखें अथॉरिटी होती है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इससे जमहूरियत मजबूत होती है, जमहूरियत ख़तरे में नहीं पड़ती। और जमहूरियत जो है वो किसी बादशाह का नाम नहीं, नवाज शरीफ का, आसिफ अली जरदारी का या किसी शख्सियत का नाम नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है किसने इक़्तिदार में रहना है, किसने इक़्तिदार में नहीं रहना। करें, नया पाकिस्तान कहाँ बन रहा है हमारी देखें गुजारिश सुन लें, नया पाकिस्तान यकीनन बढ़ रहा है। आज देखें गुजारिश सुन लें, आज दुनिया का पाकिस्तान के हवाले से पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। पाकिस्तान के एक सुने, देखें गुजारिश सुन लेना, देखें मुझे अपनी बात मुकम्मल कर लेने के बाद आने वाले साहब कि आज देखें मुझे जरा बात मुकम्मल कर लेने दें। आपने सवाल किया, मुझे उसका जवाब देने दें। देखें, मामला ये है कि आज दुनिया का जो है वो पर्सपेक्टिव चेंज है। आज वो वली अहद जो कि पाकिस्तान के दौरे पे नहीं आ रहे थे, यूएई के प्रिंस 12 साल बाद पाकिस्तान आए। आज मोहम्मद बिन सलमान आते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी करके जाते हैं। पहले जो है वो सऊदी बादशाह आते थे, यहाँ के वजीर आजम को आज़ाद करवा के लेके जाते थे, और वहाँ से आज मुल्क का वजीर आजम अपने लोगों को जेलों से आज़ाद करवा रहा है। देखें, ये दुनिया का एक एतमाद है इमरान खान की क़यादत के ऊपर, जिसका मोहम्मद बिन सलमान भी इजहार करके गए। जहां तक रही बात पाकिस्तान के आम आदमी की, आज जो है वो 1 करोड़ खानदान के लिए 7,20,000 रुपए की सालाना इंश्योरेंस का, इंसाफ कार्ड का इमरान खान साहब राजरपुर के पसमानदा इलाके के अंदर इफ्तिताह करके आए हैं। किसी पोश इलाके के अंदर इफ्तिताह करके नहीं आए। 50 लाख घरों के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। जो पाकिस्तान का सोशल फैब्रिक है, जो मजदूर है, जो गरीब आदमी है, उसकी बेहतरी के लिए काम हो रहा है। आज आपकी इंपोर्ट्स में कमी आ रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। आज आप जो इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, 40 रुपए किलो भाव जो पावर लूम बिक रही थी, आज टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गैस की कीमतें कम की गई हैं। आज जो है उनको प्रॉमिसरी नोट्स के जरिए उनके टैक्स रिफंड्स उनको वापस किए जा रहे हैं। आज जो है दुनिया को इन्वेस्टमेंट के लिए आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये ऐसे आज आपकी 1.4 बिलियन की फॉरेन रेमिटेंसेज ओवरसीज पाकिस्तानीज ने एतमाद का इजहार किया है। आपके ट्रेड डेफिसिट के अंदर जो है वो कमी आई है। तो मैं ये समझता हूं कि जो सिमत है, जो 40 साल लगाए इन्होंने तबाह करने में, कोई ऐसा अदारा नहीं है। 37 अरब, मुझे बात मुकम्मल करने, 37 अरब रुपए का रेलवे में खसारा, 1200 अरब का बिजली में सर्कुलर डेट, 157 अरब रुपए का गैस का सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट, 30,000 अरब रुपए के कर्जे छोड़ के गए हैं। ये हमने कोई जर्मनी या फ्रांस की इकोनॉमी इनहेरिट नहीं की, हमने तो आईसीयू के अंदर पड़ी इकोनॉमी इनहेरिट की है। 30% यानी कि वजीर आजम ने अपने सेक्रेटरीट के जो खर्चे हैं वो कट किए हैं, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहिए सर। लेकिन तलाल चौधरी साहब, अब प्रॉब्लम आपके लिए ये है कि इस वक्त लोगों की, देखें आप एक मकबूल हुकूमत या आपकी पार्टी एक मकबूल पार्टी है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि नवाज़ शरीफ साहब एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं और मरियम नवाज़ साहिबा एक बहुत बड़ी सियासी लीडर उभरती हुई नज़र आ रही थी और सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त सर मसला अब आपका ये है कि लोगों की प्रायोरिटी, क्योंकि अब इलेक्शन हो चुके हैं, लोगों की प्रायोरिटी अब जो है वो ये है कि खान साहब को मौका दिया जाए। और अगर आपके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो भी रही है तो कोई एवेन्यू एज सच है नहीं लोगों के एहतजाज की। वो कोई 15-30 लोग अगर जमा होकर एहतजाज कर भी देते हैं, हो सकता है घर पे बैठ के वो आपके लिए बड़ा दिल रख रहे हों, लेकिन अभी देखें ना इलेक्शन है तो आगे आपकी मुसीबतें मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं इस सेंस में कि अभी कोई ईयर ऑफ चेंज है नहीं। खान साहब को चांस देने की सोच पे चल रहा है मुल्क, और बेशक अभी नया पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन उनको टाइम दिया जाएगा और आपके खिलाफ जो ज़्यादती भी होंगी वो लोग को एहतजाज पे उससे निकलेंगे नहीं। क्या लगता है आपको?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक जाली हुकूमत को बर्दाश्त किया, उसके बाद नाअहल होने को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिर्फ मामला हमारा नहीं क्या करेंगे आप? कि हम असेंबलियों में बैठे हैं या देखिए वो उसी पे मैं आ रहा हूँ। देखिए ना, एक पंजाब हुकूमत जो है वो एक वोट से बनी हुई है, वफाक जो है वो 4 वोटों से बना हुआ है, तकरीबन 14 पार्टियों के साथ, कोई एक पार्टी नहीं है उसमें। हमें देखना, देखे हम कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। हम इनसे पूछते हैं कि भाई बजट खसारा जो है वो मैं उसी बजट खसारा जो है वो आपके फिगर्स ये हैं, वो कितना बढ़ गया है। 70 साल की तारीख में इतना नोट नहीं छापा जितना स्टेट बैंक कहता है कि हमारी मशीनें थक गई हैं, हमने उसको कोई 3 शिफ्टों पे लगाया, उसके बाद भी पूरे नहीं हो रहे। यानी 70 साल की तारीख में 7.2 ट्रिलियन के नोट आपने छाट के वो कर्जे लिए। उसके हम इनसे पूछते हैं आप ये क्यों कर रहे हैं? ये कहते हैं हम देखो कितना इमरान खान कितना खूबसूरत है, देखो वो कितनी अच्छी गाड़ी चलाता है, असद उमर साहब दाल खाते हैं, देखो सदर साहब लाइन में खड़े हैं। ओ भाई, आपने गरीब की दाल छीन ली है, हालात क्या हैं? आप एक्टिंग से बाज नहीं आते, कैमरामैन साथ रखे, मेरा चलान हुआ है उसकी तस्वीर डाल दी, नया पाकिस्तान। और भाई नया पाकिस्तान तो बनना था, गैस के बिल कम होने थे, आपने 5 गुना बढ़ा दिए। अब आपसे ना गैस का वो फिक्स होती चीजें, ना आपसे बिजली फिक्स हो रही है, ना इकोनॉमी फिक्स हो रही है। एक मेट्रो आपने शुरू की थी। जी तलाल साहब, ये बताएं ना, इसको 1 मिनट। जी नहीं, लेकिन ये बताएं कि अब लोगों के पास कोई एवेन्यू नहीं है ना एहतजाज रिकॉर्ड करने की। आपके साथ ज्यादती होती भी जाएगी तो अब क्या होगा? आप कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आप? मैंने आपसे बिल्कुल कहा है, देखिए जॉइंट ऑपोजिशन सिर्फ एक पॉइंट पर बनी है और उस पर वो कामयाब हुई है, वो पीएसी की चेयरमैनशिप है। वो जॉइंट ऑपोजिशन ना होती कभी हमें ना मिलती। जॉइंट ऑपोजिशन जिस दिन बनेगी, जिस दिन नेक नीयती से एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, जिस दिन हमें जरा एक दूसरे पे एतमाद होगा, सबसे पहले चेयरमैन सेनेट, उसके बाद वफाकी हुकूमत से लेकर पंजाब तक तब्दीली आनी चाहिए। इनकी नलायकी को हम तो भुगते हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग कितनी देर भुगतेंगे? तो आप मेरा बताएं, मतलब क्या 150-40 का डॉलर है। बताने से कासिर हैं कि आप क्या करेंगे? मैंने आपसे बताया है कि गवर्नमेंटों को बदलने की जो ऑप्शन है वो फिगर्स में मौजूद है। यकीनन जॉइंट अपोजिशन को अब सोचना पड़ेगा कि ये नालायक हुकूमत को मजीद वक्त नहीं देना चाहिए। ये वहां ले जाएंगे चीजों को जहां से निकाला नहीं जा सकेगा। वो हमने तो समझा था अरस्तू है वो इकोनॉमी का, असद उमर साहब वो बुजदार निकले इकोनॉमी के। वो खुदा का नाम है, कोई फिगर ठीक नहीं है। यानी कहते हैं हमने बड़ा काम किया, स्टैंडर्ड & पुअर क्या कह रहा है, मूडीज क्या कह रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या कह रहा है। हाँ, वसीम अकरम तो बेचारे को नाम ही बदल लेना चाहिए। जो उसके साथ इन्होंने की, जिस टीम का वसीम अकरम प्लस बुजदार जैसा हो, वो टीम कैसी होगी, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, लोगों पे छोड़ता हूँ। तलाल चौधरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आप थोड़ा देर से क्योंकि तशरीफ़ लाए तो आपके साथ हमें वो पूरे शो नहीं मिल सका। शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद रहेंगे और चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम आज की सियासत के हवाले से इस डिबेट को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इनाफ इज इनाफ। 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। इनके साथ ना ब्यूरोक्रेसी चलती है, ना इनको काम को करना आता है। मैं सोनामी को नहीं मानता, लेकिन अब लगता है आपकी बात सोनामी वाली दुरुस्त है। आपके फैसले ऐसे हैं कि आपके खिलाफ सोनामी आने वाली है और मेरी आंखें भी देखेंगी इस मुल्क में अवामी सोनामी उठेगा जो आपको गर्क कर देगा। नए पाकिस्तान की जो फिल्म कौम को बेची गई, जिसमें जन्नत का वादा करके आज कौम को जहन्नम में धकेल दिया गया। इनके वजीर जो हैं वो कहते थे 200 अरब डॉलर आएंगे पाकिस्तान में, और अब कहते हैं कि वो 200 अरब डॉलर नहीं आने थे, वो सिर्फ 200 अरब आने थे, वो आ चुके। ये वज़ीर आज़म साहब पता नहीं क्या चीज़ है कि इनके जो तबाह नाज़क पे हर चीज़ गरां गुजरती है। शहनशाह मौज़म जो है, इनकी अना जो है वो हिमालय जितनी ऊंची अना है कि वो अवाम के नुमाइंदों को फेस नहीं कर सकते। आगा सिराज दुरानी साहब के अरेस्ट के बाद पाकिस्तान की अंदरूनी तौर पर सियासत कहाँ जा रही है और सऊदी वली अहद के दौरे के बाद बैनुल-अक़वामी तौर पर सियासत कहाँ जा रही है, ख़ासकर इस पस मंज़र में कि जो पुलवामा में जो है टेररिस्ट अटैक एक हुआ और फिर पाकिस्तान को जो है उसके लिए ब्लेम किया गया
और इंडिया जो ख़ुद सारी एक्टिविटीज़ करता है उससे उसने अटेंशन हटा के पाकिस्तान की तरफ जो है बंदूक की नाली की। तो इसका आगे जाके क्या असर हो सकता है पाकिस्तान पे, ख़ासकर जब एक खान साहब की तरफ से एक रिएक्शन भी उसका आया और इंटरनेशनली इंडिया अभी तक उस तरह से इसका फ़ायदा नहीं उठा सका है इस इंसिडेंट का जिस तरह से उसकी नीयत हो सकती थी। हमें अब चौधरी मंजूर साहब ने पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है और फ़ारूक हबीब साहब हमें कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। चौधरी मंजूर साहब, पहले तो ये जो आगा सिराज दुरानी साहब का अरेस्ट है इसको हम किस पस मंज़र में देखें? ठीक है, वो स्पीकर सिंध असम्बली थे, लेकिन नॉट समवन हु एंजॉयड अ मोस्ट स्टेलर रेपूटेशन। ऐसा नहीं है कि उनके अरेस्ट के बाद सिंध में कोई जो है वो एहतजाज हो रहा है या कोई स्ट्राइकें हो गई हैं। तो इसको जिस पस मंज़र में ये हुआ है और जो एक माहौल बना हुआ था, क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर? अच्छा देखिए, पहली बात यह है कि हम करना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये उस तरफ धकेलना चाह रहे हैं कि गवर्नर राज की तरफ लेकर जाना चाह रही है ये हुकूमत, और उसकी पीछे पस मंज़र है उसका। पहला जो हमला था जो चीफ मिनिस्टर पे किया था, कुछ वफाकी वज़रा फतह करने चले थे सिंध को, तो वो तो हमने पसपा कर दिया। वो सिंध हुकूमत पे हमला था और ये सिंध असम्बली पे हमला है, क्योंकि बेसिक बुनियादी तौर पर जो वहाँ पे भी इनके जो हमायती हैं उन्हें भी नहीं पता कि अल्टीमेटली इसका विक्टिम कौन होगा। सिंध असम्बली होगी। क्यों सिंध असम्बली होगी? चूँकि CCI के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात की काउंसिल के अंदर चीफ मिनिस्टर सिंध बैठा है। वहाँ पे NFC अवार्ड पे वो नहीं बात मान रहा, सूबों के हकूक़ पे वो नहीं बात मान रहा, वहाँ पे डाइसेंटिंग नोट दे देता है। बाकी तो इनकी प्रॉक्सी बैठी हैं पंजाब के अंदर, KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर। तो वो जब नहीं मानता तो उसके लिए प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कभी चीफ मिनिस्टर पे हमला किया जाता है और फिर चीफ जस्टिस कहता है कि नहीं इसका नाम JIT से निकाल दे और उससे निकाल दे। फिर फैसला महफूज होता है, जब फैसला लिखा जाता है तो उसमें से नादीदा कुव्वतें जो है वो उनका नाम निकलवा देती हैं। वो JIT की रिपोर्ट से बिलावल साहब का और उनका नाम भी कहते हैं कि नहीं वो नहीं निकाला जाता। अब जो आगा सिराज दुरानी साहब हैं, देखिए उन पे इल्ज़ामात क्या हैं? 3 इल्ज़ामात हैं। नंबर 1, आपने नौकरियां जो हैं वो गलत दी हैं लोकल गवर्नमेंट में, तो उसका रिकॉर्ड मौजूद है। वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई है जिस पे तफ्तीश की ज़रूरत है। रिकॉर्ड बल्दिया के अंदर मौजूद है। दूसरी कि आपने असम्बली के अंदर गलत नौकरियां दी हैं, वो भी मौजूद हैं। और फिर उसके बाद है एसेट बियॉन्ड मीन्स, ये एक ऐसा है इसके तहत जिसको मर्जी जब मर्जी आप गिरफ्तार कर लें। और फिर जिस जिल्लत अमेज़ तरीके से, तज़ीक अमेज़ तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, ये कौन सा तरीका है? बाबर अवान साहब पे भी इनके वो रेफरेंस फाइल हुआ है, उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? ठीक है फराज साहब, ये बात जवाब तलब है, ये बात जवाब तलब है। आऊँगा चौधरी साहब आपके पास के चौधरी साहब यही कह रहे हैं सर कि आगा सिराज दुरानी साहब को अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी? उन पे आप आगे इंक्वायरी चला के मुकदमा दाखिल करें, रेफरेंस फाइल करें, केस चलाएं, उन्हें मुजरिम साबित करें। ये कोई ECL पर डाल दें, मुल्क से ना जा वो कोई भाग रहे हैं यहाँ से, इधर ही नहीं तो अरेस्ट की, और वो भी अनसेरेमोनियसली इस्लामाबाद से अरेस्ट नहीं। ये बताएं, सॉरी, नैब कराची को इस्लामाबाद से अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या वो कराची वापस नहीं आने वाले थे आगा सिराज साहब? देखें ये तो है कि हम तबसरे और फ़िक्रबाजी जितनी मर्ज़ी कर लें, देखें मामला ये है कि क्या नैब अपने कवानीन से हट के कोई काम कर रहा है, तो फिर तो मैं भी इनके एतराज़ में इनके साथ शामिल हूँ। अगर कानून उनको ये इख्तियार देता है तो फिर ये जितनी बातें चौधरी मंजूर साहब ने की हैं, कानून में जो इख्तियार होते हैं उनको भी इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। देखें तरीका फिर ये तो नहीं है ना कि फिर एक बैनर लिख के लगा दें कि खुशामदीद और फिर चाय बिस्किट और फूलों के हार के जरिए जो है उनको नैब पकड़ के लेके जाए। ऐसे नहीं होता। देखें जो कानून है वो लॉ ऑफ द लैंड है और वो हर जगह के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। और मैं नैब का चेयरमैन का नाम, नैब चेयरमैन का तर्जुमान हूँ। देखें गुजारिश सुन लें, देखें गुजारिश सुन लें, ना तो मैं नैब का तर्जुमान हूँ और ना ही इस चीज का तो जवाब जो है वो नैब ये मानेंगे कि ये अरेस्ट गैर जरूरी था या कराची से कम होना चाहिए था। देखें गुजारिश ये है कि मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि कानून की अमलदारी किसी की ख्वाहिश की या किसी को खुश करने की बुनियाद पर नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर नैब की जो है वो अपनी एक पोजीशन है जो उन्होंने अपनी मीडिया प्रेस रिलीज के जरिए
वाजे की है। सवाल आपका पूछना हक है, आप वो सवाल पूछें। जहाँ तक रही बात, ये बार बार पार्लियामान की बात करते हैं, असम्बली की बात करते हैं। यकीनन असम्बली स्पीकर किसी भी असम्बली का कस्टोडियन होता है, लेकिन अगर वो किसी उसके ऊपर कानून की अमलदारी उस पर भी लागू होती है तो स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर भी मौजूद होता है। अगर आगा सराज दुरानी इस्तीफा देते हैं स्पीकरशिप से, हाउस के पास इख्तियार है, वो नया स्पीकर मुंतखब करके लेकर आ सकते हैं। आइन और कानून के मुताबिक जो स्पीकर के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो भी चलते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको नया भी आ सकता है, बात ये नहीं है। बात देखें, गुजारिश सुन लें, इसको पॉलिटिसाइज ना हम करें। चौधरी साहब ने ये जितनी बातें की हैं मैं इनसे अगरचे इत्तफाक भी कर लेता हूं, लेकिन ये मुतमिन इन्होंने जाकर नैब को करना है। और पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, क्या किसी को अदालती इंसाफ से इख्तलाफ है? क्या नवाज शरीफ साहब को जो है वो जमानत नहीं मिली? क्या शहबाज शरीफ साहब को जमानत नहीं मिली? दुरुस्त होगी। और मैं क्या बिलावल भुट्टो गुजारिश सुन लें, क्या बिलावल भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने मासूम नहीं कहा? ये अदालतें भी तो इंसाफ दे रही है ना। तो सिस्टम पर, निजाम पर यकीन रखें, बजाय इसके ये कि आप शोर शराबा करें। एक गिरफ्तारी होती है, आप मौलाना फजल रहमान को मिलने निकल जाते हैं, आप हुकूमत गिराने की बातें कर जाते हैं। जमहूरियत को आगे चलने दें और अपने अंदर हौसला पैदा करें, सब्र तहम्मुल पैदा करें। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि ये बात तो ठीक है आपकी कि गैर ज़रूरी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, नामुनासिब चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन ख़ुद जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की रेपूटेशन रही है, आगा सिराज साहब की रही है, और मैं अभी पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, लीगली रेपूटेशन पर नहीं होता है फैसले, लेकिन जो लोगों में एक एहतजाज की लहर नहीं है, उसकी एक वजह यही है ना कि पिछले 10 सालों में जो हमने सिंध में देखा है और जो लोकल गवर्नमेंट के जब ये मिनिस्टर थे तो देखा है और सुना है, और मैं अगेन ये कानूनी बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक बड़ी वजह है ना कि लोग आज उस तरह आपके साथ छाना बशाना नहीं खड़े जहां आपके साथ ज्यादती भी हो रही। नहीं देखिए, मैं एक बात गुजारिश सुनिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉल दी है एहतजाज की। देखिए, वो ये तो चाह रहे हैं ना कि हम ऐसी सिचुएशन में लेकर जाएं कि हम एहतजाज करें और वो इसको जवाज बनाएं। हम नहीं बनाने देंगे, इनको कोई जवाज नहीं बनाने देंगे। ये तो उनकी ख्वाहिश है जो आप सवाल कर रहे हैं, जो करने वाले हैं। इन बेचारों का क्या है, इन बेचारों का क्या है? ये तो आगे पुतलियां हैं जिनके जरिए तमाशा करवाया जा रहा है। नैब भी पुतलियों की तरह नाच रही है। मुझे ये बताएं कि नैब ने क्या ये कहते थे कि उनको हार पहनाएं? आप हार नहीं पहना रहे, जो साबिक वजीर आला हैं उनको हार नहीं पहना रहे, पंजाब असम्बली के स्पीकर को हार नहीं पहना रहे, सिंध के चीफ मिनिस्टर को हार नहीं पहना रहे, आप सिंध के केपी के सीनियर मिनिस्टर को हार नहीं पहना रहे, और अलीम खान को अगर गिरफ्तार किया है, एक मिनट जरा, अगर अलीम खान को गिरफ्तार किया है तो उसकी जरा प्रेस रिलीज तो पढ़ ले। बाकियों का लिखा जाता है कि आपने आमदनी से जायद एहसासे बनाने के इल्जामात पर गिरफ्तार, और उन पे लिखा है कि मुबैना इल्जामात। फिर उनके घर कोई रेड हुआ है जी? घर में क्या आपने जो खवातीन के साथ बदतमीजी की है, मुझे फारूक हबीब साहब या कोई एक बंदा बता दे, क्या ये तरीका है? पहले 3-4 लोग गए कि ये खवातीन जिनको आपने 2.5 घंटे से बाहर रखा, खड़ा किया हुआ है, उनको बाहर आने दे। या शैला रजा ने कहा कि मुझे अकेली को अंदर चले जाने दें, हम कुछ नहीं करते, जो आप करना चाहते करें। ये कौन सा तरीका है यार? ये किस शायद की बातें आप कर रहे हैं? और हमें सुना रहे हैं मेरिट अलीमा खान से मांगे ना, उसके एहसासों की तफसील मांगे। ये 18 अकाउंट्स, मुझे एक मिनट था, ये फेक अकाउंट्स की बात करते हैं, क्या जहांगीर खान तरीन के फेक अकाउंट्स नहीं है? अकील करीम डैडी साहब कहते हैं 90 लाख है, JIT कहती है 5000 हमने ट्रेस कर लिए। वो भाई 18 अकाउंट्स जो हैं फेक अकाउंट्स, जो इमरान इस्माइल और इमरान खान यूज करते रहे हैं, जिसकी पिटीशन इलेक्शन कमीशन में पड़ी है, क्या 90 लाख में से सिर्फ 16 पे कार्रवाई होगी? हमारा ये सवाल है, करनी है कर ले। मैं फारूक हबीब साहब का इस्तीफे की बात एक मिनट में खत्म करूं। मैं फारूक हबीब साहब का चैलेंज कबूल करता हूं, ये जिन पे इंक्वायरी है उनके इस्तीफे ला दें, इमरान खान से लेकर जिस पे नैब की इंक्वायरी है, पीपल्स पार्टी में जिस का चाहिए, मैं आपके प्रोग्राम में पेश कर देता हूं इस्तीफा लाकर। करें ये करें। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि देखिए, दुनिया में 2 तरीके हैं इस्तीफा देने के। या है जिस पे इल्जाम लगता है वो इस्तीफा देता है, अपना इल्जाम जब तक क्लियर नहीं होता वो जाता है। दूसरा, जब सजा होती है तो फिर ऑटोमेटिकली इस्तीफे की जरूरत नहीं होती। इन दोनों में से ये चुन ले। मैं तो पहला चुनने के लिए तैयार हूं।
जिस पे इल्ज़ाम है इंक्वायरी है वो इस्तीफा दे दे, मैं भी तैयार हूँ। वो इमरान खान की कुर्बानी दें और आप अपने 3-4, ये तो बात नहीं समझ आएगी। बहरहाल आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके अब बैनुल अक़वामी कुछ जो हमारे उमूर हैं उस पर बात करेंगे। सऊदी वली अहद साहब की जो है वो का दौरा है, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हैं, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को वो ऑफर्स दी हैं जो शायद पहले कभी नहीं दी गई। जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं, बदले की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। हम आपकी धमकियों या आपके बदले लेने की जो तैयारियां हैं उसके रिस्पॉन्स देने का हमें हक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। इमरान खान ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। वहाँ की हुकूमत कशीदगी को हवा दे रही है। जंग मसले का हल नहीं है, जंग छेड़ना आसान है, उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत की धमकियां जो हैं ये गीदड़ धमकियां हैं, वो अपने आप को होश में करना वरना हमारी फौज पाकिस्तान उसको वो सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखें। वेलकम बैक। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट कर देगा। तो एक पावरफुल मैसेज गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। फारूक साहब ये बताइए कि ये जो हमला अब हुआ, अब जाहिर है ये ऐसे ग्रुप्स की तरफ से जब हमले होंगे तो हमारी मुसीबत तो होगी ना इंटरनेशनल सतह पे। ये छोड़ दें कि वो जायज़ हैं हमले या नहीं हैं, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटिजिक प्रॉब्लम तो होता है। खान साहब ने हमेशा बातचीत के ज़रिए मसले हल करने की तरफ बात की है, तो ये भी अब आपकी हुकूमत है, हम ये इस तरह की जिम्मेदारी कबूल कर ले, इस तरह की कुव्वतें पाकिस्तान की साइड पे या आज़ाद कश्मीर पे में जो हैं या किसी भी तरह से करीब उसके अगर ऑपरेट करती हैं, बेशक जाहिर है हमारा इसमें कोई हाथ ना हो, लेकिन हमें कुछ इक़दामात तो लेने पड़ेंगे ना सर, कि इस तरह की मुसीबतें खामखा इंडिया हम पे मुसल्लत करने के उसको बहाने ना मिलें। देखें, बात यह है कि बड़ी वाज़ेह बात है कि भारत के अंदर जो है वो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। जब भी वहाँ पर आम इंतखाबात होते हैं या मोदी सरकार आप देखें हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को आगे उभारते हैं, और कश्मीर के अंदर जो जारी मुजालिम है यकीनन जो है वो कश्मीरियों के अंदर एक रिटेलिएशन मौजूद है और वो जंग अपनी आज़ादी की जदोजहद वहाँ पर लड़ रहे हैं। और आपके इल्म में है इसी हमले के तनाजुर में इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। 5 से 6 सवालात जो हैं वो कांग्रेस ने भी मोदी के सामने रख दिए हैं कि जिसके वो जवाब देने में कासिर नजर आते हैं। देखें, मामला ये है कि बगैर सबूतों के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। इसी दुनिया ने जो है वो समझौता एक्सप्रेस को भी देखा कि जब तहकीकात हुई तो तहकीकात के बाद पता चला कि भारत के अंदर से लोग मुलव्वस थे जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस मुझे बताएं हमला किया था। तो यही बात पर देखें, मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दे रहे आप, मुझे बात मुकम्मल है। देखें, प्राइम मिनिस्टर ने यही बात कही कि हम तहकीकात के लिए भी तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, और अगर आप कोई जारहाना ज़ाइम इख्तियार करते हैं तो फिर हम सोचेंगे नहीं, उसका जवाब देने की पूरी हैसियत रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने लीडिंग रोल प्ले किया, फ्रंट फुट पे बात की। उसी बात को आज जो है वो DGISPR ने बार बार प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके इंडोर्स किया है, जिसकी मिसाल मिलती है कि पाकिस्तान की जो सिविलियन कमांड है वो डिसीजन मेकिंग कर रही है। अच्छा जॉय साहब, अगर तो अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह हो, लेकिन अगर आपके भाइयों को कत्ल किया जाए, अगर आपकी फैमिली वालों के साथ वो जबर और वो जो है ज़्यादतियाँ हों जो कश्मीर में हुई हैं, तो उनको आप किस तरह समझाएंगे कि वो इस तरह की चीज़ें ना करें? मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन फारूक साहब का इशारा इस तरफ है कि मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं ये बात ठीक है। पहली बात तो मैं फारूक साहब की बात को बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहता हूं कि मोदी जंग या जंगी हालात पैदा करना चाहता है, चूंकि वो इस वक्त वो मुश्किल में, वो इलेक्शन हार रहा था। पहली बात, अगर जो रियासती अगर मोदी साहब ने आगे इसी तरह इलेक्शन जीतने का सोचा हुआ है तो हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं तो फिर क्या हमारे लोग इधर से उनको कबूल करके उसकी मदद कर रहे हैं मोदी की?
चलें, ये अच्छा सवाल है अगर एक्सेप्ट कर लेती है, अगर हमने नहीं रोका इन एलिमेंट्स को तो हमारी मुसीबत हो जाएगी। इसका जवाब नहीं, इनका जवाब दें फारूक साहब। ये फारूक साहब से पूछो ना सर, टाइम नहीं। देखें हमारी सरजमीन, हमारे बॉर्डर से इस किस्म की ना तो कोई कार्रवाई हुई है, ना पाकिस्तान इस किस्म की कार्रवाई की किसी को इजाजत देता है, ना भारत ने कोई ऐसे सबूत फराहम किए हैं। ये भारत का अपना मामला है, वो अपनी तहकीकात करें, सबूत लेकर आएं, फिर हमारे से बात करें। अगर कोई ऐसी चीज लेकर आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम उससे पहले क्यों अपने ऊपर ये चीज थोपें, आ बैल मुझे मार। हमारा तो ये, हम तो खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। क्या हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी अवाम ने क्या कुर्बानियां नहीं दी? सबने कुर्बानियां दी हैं। इस चीज के ऊपर सब जो है पॉलिटिकल फोर्सेस भी यकजुबान हैं। हुकूमत की पार्लियामेंट ने मुतफिका करारदाद पास की है। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना चाहिए और उनको वो जवाब नहीं फराम करना चाहिए। देखें और जंग जो है मैं तो उसके हक में नहीं हूं किसी किस्म की। चौधरी साहब मेरी गुजारिश सुन लें, चौधरी साहब मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, जब हम इस किस्म के बयानात देते हैं हमें बड़ी मोहतात गुफ्तगू करनी चाहिए। देखें, मुझे किसी पर तनकीद करने का शौक नहीं है। साबका वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब का आलमी अदालत बड़ा इंसाफ के अंदर एक बयान को कोट किया गया है। दहशतगर्दी इंडिया करवाता है, उसके हवाले से आपका क्या लॉबिंग, आपकी क्या है, आपकी क्या प्रोपेगेंडा है? हमारा कोई सुनता क्यों नहीं है जब हम कहते हैं? देखें गुजारिश सुने, हम दुनिया को ये हमने भी बावर करवाया। ये जो कुलभूषण यादव है ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर करवा रहा था। क्या बलोचिस्तान में हमले करवाए? ये सानिया APS हुआ, भारत उसके अंदर मुलव्वस है। अफगानिस्तान के अंदर जो बढ़ता हुआ भारत का इन्फ्लुएंस है वो किस वजह से है? वहां पर क्यों इन्वेस्टमेंट है? देखें, दुनिया तो समझ भी रही है। क्या मुझे बताएं? देखें मुझे समझें, जो सऊदी शहजादा हैं वो गए हैं वहां पर, उनके सऊदी वजीर खारजा पर उनसे सवालात नहीं किए? क्या उन्होंने जो है उस वक्त उनके मौकफ की तायीद की है? बल्कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसे सबूत नहीं है, पाकिस्तान बेशुमार जंग लड़ रहा है, दुनिया हमारे मौकफ के साथ खड़ी है। सही है फारूक हबीब साहब। चौधरी मंजूर साहब आपका शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया, आपने हमें पहले प्रोग्राम के पहले आधे हिस्से में ज्वाइन किया था। और नाजरीन आपका शुक्रिया देखने का। अगर आप कुछ कहना चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पे कह सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल हफ्ते की शाम 8:05 पे फिर